है जब आप एक नैरेटिव के खिलाफ नहीं बोलते और दूसरे नैरेटिव को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। और दुनिया में आरिफ भाई, मैं ये मानता हूं कि कोई भी दुनिया में कहीं कोई मेजोरिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करके लगातार हर्ट करे, और वो अगर मेजोरिटी रिएक्ट नहीं कर रही है तो आप उसको उसकी कमजोरी समझने लगे। आप समझने लगे कि तो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, तो कुछ भी करो। तो आप इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी इस देश में किसी हिंदू ने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम, कोई ऐसा नहीं कहता है कि उनके बारे में किसी ने अल्फाज गलत बोले हों। बेबी फातिमा कौन थी, आयशा कौन थी, नहीं बोलते। लेकिन ये जो गुस्सा है, ये उस काउंटर में बोला जाता है। जब असदुद्दीन का भाई कहने लगता है कि भगवान राम की मां कहां कहां जाती थी, इसके कितने बच्चे, तो लोगों को एक एक गुस्सा आता है। उस गुस्से में होता है ना कि आप जब किसी को गाली देते हैं तो आप पलट के ऐसी गाली देते हैं जिससे दूसरे को भी उतने ही पिंच लगे। अब उनके पास जो इतनी समझ है वो दे देते हैं। तो कोई मोहम्मद साहब के बारे में बोल देता है, कोई आयशा के बारे में बोल देता है। तो आप आप ये ऐसा ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है कि आप माइनॉरिटी में भी हो, आपको सारे हुकूक भी चाहिए, आपको सब कुछ अपना प्राइवेट भी चाहिए, और संविधान या आइन को आप सेलेक्टिवली माने। आपका दिल करे तो संविधान अच्छा है, आपका दिल करे तो संविधान खराब है। तो ये पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकते। ये यू हैव टू एक्सेप्ट इन टोटलिटी। यू कांट बी चूजी इन दैट कि नहीं नहीं, यहां तक तो संविधान अच्छा है, यहां के बाद सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, यहां सुप्रीम कोर्ट बुरी है। तो हमने पिछले 10-12 केसेस में ऐसा देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन जो है, सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेनन को जजों ने मार दिया, यानी जजों ने उसकी सुनवाई नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट पे चार्ज लगने लगा। 3 तलाक पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो लोग पार्लियामेंट में चले गए। पार्लियामेंट में अपने भीड़ से, अपने गुस्से से, अपीसमेंट के माध्यम कांग्रेस ने उस पूरे मुद्दे को बदल दिया, तो आपको पार्लियामेंट अच्छी लगने लगी। फिर पार्लियामेंट के अंदर सीए आया, 370 आया, 35 आया, वहां पूरी तरीके से उस मेजोरिटी में ला करके एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो फंक्शनिंग है भारत की पार्लियामेंट की, उसके तहत उन्हें हटाया। तो बोले नहीं, पार्लियामेंट को कोई हक नहीं है, हमसे पूछा नहीं गया। तो लोगों को अब ये लगने लगा कि यू कांट बी सेलेक्टिव लाइक दिस। नो, you have to accept parliament, you have to accept constitution of India, and you accept the judgment of the judiciary। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे यहां तो नहीं होगा और दूसरे के यहां होगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में, 80 सालों में भारत के मुसलमानों को इस किस्म की हुकूमतें मिलती रही, इस किस्म का मीडिया मिलता रहा, तो उनको लगने लगा कि नहीं, यू कांट टच मी। आप हमें नहीं पूछ सकते सवाल। आप दुनिया से सवाल पूछें, इससे पूछें, उससे पूछें, हमसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप हमसे सवाल पूछेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे, तो हम फौरन कह देंगे भाई देखिए साहब, हमारे मजहब में दखल दी जा रही है, हमारे साथ तो नाइंसाफी की। तो ये जो नरेटिव था मीडिया का, ये टूटा, और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो तमाम ताकतें एकजुट हुई हैं। और क्योंकि वहां एक ऐसी सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है, और उसमें शिवसेना भी है, तो उनको उस पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जहां ये गठजोड़ है, जहां ये कॉम्बिनेशन है। तो उन लोगों का एजेंडा है कि उनकी जो दिल्ली की सियासत है वो कमजोर हो रही है। अब अगर सोनिया गांधी का नाम एंटिनो माइनो था, तो अगर उसने कह दिया तो उसमें क्या बुरी बात है भाई? कौन सी बुरी बात हो गई? उसने कुछ नई बात तो नहीं कही है। तो अब लोगों को इतने टची बनाया गया है कि नहीं, वो इसी नैरेटिव में जाने। अरे गांधी का मतलब, गांधी जी से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था, गांधी नाम आया कहां से? लेकिन आप उसको चलाए जा रहे हैं। तो आपने इन सवालों को लोगों को लगने लगा, और उस पे विकिपीडिया पे जब लोग जाते हैं तो मिलता है। लिहाजा अर्नब गोस्वामी का सिर्फ इतना ही उसका बेचारे का जुर्म है कि वो इस देश में बने हुए इस्टेब्लिश जो एक तरीके का नैरेटिव था, उसको तोड़ करके उसने नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। तो आज वो मीडिया के तमाम सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों को वजीर बनवाते थे, 50-50, 80-80 करोड़ के मकान लेते थे, बाहर विदेशों में जाते थे, वो नैरेटिव टूट करके जो कॉमन हिंदुस्तानी आज उसकी बात हो रही है, तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और हम जैसे लोगों की दिक्कत ये है कि हम ये पूछते हैं कि भाई ये मुल्क आपने सेकुलर बनाया, हमने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। भाई जब ये भारत का आइन बना तब भी ये मुल्क सेकुलर था। ऐसा तो नहीं था 1950 से लेके 1976 तक इस देश में मुसलमानों को इसलिए मारा गया कि मुल्क में हमारे आइन में सेकुलरिज्म नहीं लिखा था। हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म चल रहा था, लोगों को पूछ। लेकिन 76 में जब आपने इसको लीगली ऑफिशियली जब सेकुलर कर दिया, तो फिर इस देश के अंदर ये अलग से माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? फिर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया हुआ है? तो ये सवाल होने लगे कि भाई जब सब बराबर हैं, और स्पेशली
एक 20 से 25-30 करोड़ की आबादी हो, वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकती है? क्या उसका बेसिस है कोई? तो ये सवाल आज इसलिए हो रहे हैं कि आज अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। आज इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लोग ये ढूंढते हैं कि आखिर इतना रिच मुल्क, ये कहा जाता है कि साहब दुनिया के सबसे एक जमाने सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया था तो इसको लूटा किसने? तो लोग ये नहीं बताते कि बाबर आया था, औरंगजेब आया था, हुमायूं आया था, ये उनके नाम नहीं बताते। वो ऐसा लगता है कि सोने की चिड़िया पता नहीं कब था। तो भाई सोने की चिड़िया था तभी तो सोमनाथ लूटने आए थे आप। क्या मंदिरों की मूर्ति लेने आया था गौरी वहां पे? क्या मथुरा में मंदिरों को लूटने के मतलब क्या था? कोई ईंटें चाहिए थी, कोई मूर्ति चाहिए थी क्या उसको? क्योंकि उस जमाने में सारा पैसा लोग मंदिरों में ही रखा करते थे। तो सोने की चिड़िया था वो। अब हमारे इतिहासकारों ने ऐसा कर दिया है कि वो ये बताते ही नहीं कि भैया असली आदमी कौन है, क्योंकि वहां से नैरेटिव ये चलता है कि भारत के मुसलमानों को कुछ छुओ मत, उन्हें कहो मत। तो अर्नब गोस्वामी पे जो आपका सवाल है उसमें मैं यही कहूंगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट से खबर कि कल उनकी सुनवाई होगी, परसों दोबारा उनकी सुनवाई होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप जानते हैं कि कोर्ट का लोकली बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी होता है, जबकि कोई ऐसा मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। 2018 में कोई किसी ने केस किया था और उसको फिर वो क्लोजर रिपोर्ट भी लग गई, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उस मुकदमे को दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं कोई उनको मिल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसका दामन साफ है, तो उसको इतना दागदार कर दो ताकि मीडिया में उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाए, और जितने अपोनेंट हैं 240 से 45 चैनल है वो उसके खिलाफ है, क्योंकि उन सब की दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी टीआरपी नहीं है, लोग उनको देखते नहीं हैं, उनकी कमाई नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी इस बदले हुए माहौल में एक नए हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है, जिसको हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान के सियासी लीडर और जो हुकूमत में है वो सब बदलने में लगे हुए हैं। तो लोगों को दिक्कत है, ये उतनी ही दिक्कत है जैसे कांग्रेस को बीजेपी से दिक्कत है, जैसे समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, जैसे लालू को दिक्कत है। इसी तरीके से मीडिया में जो सेकुलर की दुकानें थी, जो सिर्फ झूठे सेकुलरिज्म पे बिकती थी, उन लोगों की दिक्कत है। तो उसका वो विक्टिम है, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी उनसे जाती वाफियत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा, लेकिन कुछ दिन के लिए ये जरूर चलेगा। और बिहार का रिजल्ट जो 10 तारीख को आएगा, और परसों लास्ट फेज है, अगर रिजल्ट जैसा कि माना जा रहा है, अगर उस अंदाज में आ गया, तो महाराष्ट्र की सरकार 15 दिन की मेहमान नहीं रहेगी। ये इसकी बैकग्राउंड है। अरे भाई पुष्पेंद्र जी, एक पार्टी है शिवसेना, और जी। हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो हम कहते थे कि हिंदुओं की दहशतगर्द जमात है शिवसेना। शायद बीजेपी आरएसएस से ज्यादा हिंदुओं की अटैचमेंट थी शिवसेना से। बाला साहब कदावर शख्सियत। क्या आप समझते हैं कि आज की शिवसेना बाला साहब की शिवसेना है? क्या आप समझते हैं कि अगर बाला साहब आज जिंदा होते तो ये सब जो हुकूमत महाराष्ट्र कर रही है हो रहा होता? देखिए, बाला साहब ने एक बार कांग्रेस के बारे में कहा था कि अगर जिस दिन भी मुझे यह एहसास हुआ कि शिवसेना कांग्रेस के साथ या खड़ी होगी, उसी दिन मैं इसका वजूद खत्म कर दूंगा। ये उनके वर्ड हैं। अब सियासत एक ऐसी चीज है कि उसमें आदमी आता तो कुछ कहते हुए है, करता कुछ है। शिवसेना का जो पूरा कैरेक्टर है वो एक, आप ऐसे समझें कि बाला साहब जो ठाकरे थे, ये बेसिकली बिहार के रहने वाले थे, और ये माइग्रेट होते होते महाराष्ट्र में सेटल कर गए इनके पूर्वज। लेकिन हुआ ये कि ये उस दौर में खड़े हुए जब वहां खासतौर से ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो ग्रुप है, वहां बहुत सारे मजदूर लीडर वहां उभरते थे। और वो मजदूर लीडर जो थे वो हमेशा मिलों में, क्योंकि वहां तमाम सारी मिलें थी, और ये गुजरात और बॉम्बे महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था उस जमाने। तो वहां छोटी छोटी बात पे मजदूरों की हड़ताल होती थी, मिलें बंद हो जाती थी। तो बड़े बड़े वहां कम्युनिस्ट जो लीडर थे, जो जो उन 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 मजदूरों के लीडरों को की क्यादत करते थे, उनके खिलाफ किसी को खड़ा करना था। तो बाल ठाकरे को उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने इसको खड़ा किया कि भाई ये जो पूरा जो मजदूर लीडर्स हैं, इनके खिलाफ हमें एक ताकतवर आदमी को खड़ा करें और काउंटर करें। और वो उस वक्त उनकी जरूरत थी, लिहाजा उनको प्रोजेक्ट किया गया, और खूब बाला साहब ठाकरे को बड़े बड़े जगह दी गई, उनको बहुत बड़ा आदमी बताया गया, उनकी सोच को, उनके उनकी उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। तो उस वक्त सिर्फ उन्होंने ये शुरू किया
कि मुंबई फॉर महाराष्ट्र, मराठियों के लिए है, मुंबई वासियों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। अब वो लोग आमची मुंबई करके एक मूवमेंट चलाया, हमारी मुंबई, और वो लोगों को इसलिए लगा कि ज्यादातर जगह ये हुआ है कि चाहे वो आसाम हो या बंगाल हो, जब दूसरी जगह से लोग आते हैं और उस शहर के लोग काम नहीं करते, थोड़ा सा आराम तलबी में चले जाते हैं, तो उससे चीप लेबर मिलती है और धीरे धीरे उस सूबे में या उस शहर में वो बाहर के जो लोकल वर्कर आते हैं वो ज्यादा जगह बनाते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो पूरे आपके बिहार का, यूपी का, यानी हिंदी बेल्ट का बहुत सारे लोग वहां जाने लगे। तो अब क्योंकि वहां लोकल लोगों के लिए जॉब नहीं थे, लोकल लोग छोटे जॉब भी नहीं करना चाहते थे, और उस खाली जगह को इन लोगों ने भरा, तो बाल ठाकरे ने आमची मुंबई के नाम से एक पूरा मूवमेंट चलाया और महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्रियंस के लिए है, वो लोगों को अपील किया, मिडिल क्लास को अपील किया, तो धीरे धीरे वो उस तरीके से स्टेब्लिश किया गया, मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया, और आखिर में जब वो आ गए, तो जब वो सेटल हो गए, जब वो स्टेब्लिश हो गए, जब ये शिवसेना शिवाजी के नाम पे बन गई, तब उन्होंने फिर दूसरी काम ये किया कि भाई अब एक एजेंडा पूरा हो गया, तो हाउ टू सर्वाइव, तो सडनली ही बिकम ए एक्सट्रीम हार्डलाइन हिंदू। उन्होंने कहा बस अब वो जो पूरा उनका जैसे कहना चाहिए कि उनके सपोर्टर्स थे, सब्जी बेचने वाले, खोमचा लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले, वो धीरे धीरे उनके अंदर एक प्राइड महसूस होने लगी, और फिर वो लोग, उन लोगों को लगने लगा कि अगर हम शिवसेना के मेंबर होंगे तो फिर हमारे ऊपर लोकल जो माफिया है, ये उस जमाने की बात बता रहा हूं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम, वो उस जमाने हाजी मस्तान हो, करीम लाला हो, वरदराजन हो, ये तमाम जमाने के उस वक्त के क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो उनकी जो लेगेसी चली आ रही थी उसको काउंटर धीरे धीरे किया, और क्योंकि फिर वो एक ऐसी ताकतवर पार्टी हो गई, और पार्टी बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, फिर आप उसके अंदर एक्सटॉर्शन भी शुरू करते हैं, तमाम ये सब चीजें होने लगी, और धीरे धीरे वहां दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी जो हिंदू बदमाश है, जो हिंदू गुंडा है, वो शिवसेना उसको सपोर्ट करेगी, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको फिर दाऊद के लोग करेंगे, हाजी मस्तान की बैकग्राउंड से, लेगेसी से लिखते हुए लोग, तो वो धीरे धीरे इसमें बंटने लगा। तो अब वो क्राइम जो था उसका लोगों ने मजहब के रूप में भी इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर वो देश भर में एक हार्ड लाइन हिंदू स्टेटमेंट देते थे, तो जो पूरे हिंदुस्तान में लंबे वक्त से सेकुलरिज्म की लड़ाई की वजह से हिंदू के अंदर छुपे, तो पूरे देश में उनको लोगों ने कहा